हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट में हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक है डे काउंट कन्वेंशन और एक हम पढ़ेंगे ग्रीन डेट सिक्योरिटी, या उसको ही कहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और आपका जो पूरा फ्लो चल रहा है टॉपिक का उससे थोड़ा अलग है, उससे काफ़ी अलग है। ठीक है, चलिए तो पहला पढ़ते हैं डे काउंट कन्वेंशन। अब ये क्या है, काई से रिलेटेड है, ये यील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता ही होगा बॉन्ड्स पे डेट पे यील्ड का कंसेप्ट होता है कि जो भी आप रिटर्न दे रहे हो वो उनके प्राइस के हिसाब से कितना है, मतलब मार्केट प्राइस या इशू प्राइस के हिसाब से आप उनका रिटर्न निकालते हो। नॉर्मल रिटर्न ही होता है, फेस वैल्यू पे नहीं। जितने पे आपने बाय किया है या जितना मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे हम उसको निकालते हैं और उसको आप कंपेयर कर सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। जैसे हम नॉर्मल आरओआई निकालते हैं, वैसे ही अगर आप बॉन्ड होल्डर के एंगल से निकालो कि बॉन्ड होल्डर कितना पैसा दे रहा है कंपनी को फॉर द बॉन्ड, और बॉन्ड के बदले में बॉन्ड पे कितना रिटर्न उसको कंपनी दे रही है, तो बॉन्ड होल्डर्स आरओआई इज कॉल्ड एज यील्ड। ठीक है, तो ये उसके कन्वेंशंस के लिए, कन्वेंशन इन द सेंस की एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कुछ कुछ ग्रे एरियाज हैं, कुछ कुछ साइलेंट एरियाज हैं। यील्ड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो उसमें कुछ कुछ सिचुएशंस आती हैं जहां कोई ऐसा मतलब एस्टैब्लिश्ड वे नहीं है, साइलेंट चीजें हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग लेंगे। तो ऐसा न हो, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे इन द कैलकुलेशन ऑफ यील्ड्स, तो ये क्लैरिफिकेशंस दिए गए। ठीक है, डे काउंट कन्वेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। मेजरली दो ही टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। सेबी हैज प्रोवाइडेड सर्टेन क्लैरिफिकेशन, ठीक है, सब क्लैरिफिकेशंस हैं ऑन द एस्पेक्ट रिलेटेड टू डे काउंट कन्वेंशन ऑफ डेट सिक्योरिटी। ठीक है, फॉर डेट सिक्योरिटी इशूड अंडर सेबी एलडीएस रेगुलेशन 2008। नंबर 1, इफ द इंटरेस्ट पेमेंट डेट फॉल्स ऑन अ हॉलीडे। आ रहा है ख्याल में, जब आपको पे करना है, जो आपका ड्यू डेट है, जो आप पहले से ही डिक्लेयर कर देते हो, अगर वो बाद में चल के हॉलीडे निकला, बैंक हॉलीडे निकला है, पब्लिक हॉलीडे निकला, लिखा हुआ नहीं है, हॉलीडे है, और आप पे नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, कब पे करना होगा। फिर अगर बाद में पे करेंगे तो उसके अगला जो पेमेंट आएगा, क्या वो भी आगे खिसकते जाएगा, क्या वो और आगे उसको पोस्टपोन करते जाएंगे। तो ऐसे जो कंफ्यूजन्स होते हैं, जो नॉर्मल लॉ का पार्ट नहीं होता है, वो सब क्लैरिफाई किया गया है। ठीक है, ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। क्या है कि अगर सिचुएशन क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट का पेमेंट का डेट हॉलीडे है, आप पे नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे, द पेमेंट मे बी मेड, ठीक है, गाइडेंस दिया जा रहा है, मे बी मेड ऑन द फॉलोइंग वर्किंग डे। फॉलोइंग यानी सब्सीक्वेंट, और कौन सा, वर्किंग डे, मतलब लगातार छुट्टियां हैं, पेमेंट वाला डेट भी छुट्टी है, उसके बाद भी और छुट्टियां हैं, तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें आप पे कर सकते हो। ठीक है, पहला गाइडेंस कि जो भी सक्सीडिंग या फॉलोइंग वर्किंग डे है उसमें आपको पे करना है। अब इसका इंपैक्ट का मतलब वो दिया गया है, इंपैक्ट आगे न हो इसके लिए आप क्या करोगे। हाउएवर द डेट्स ऑफ द फ्यूचर कूपन पेमेंट्स, ठीक है, कूपन पेमेंट जो आपके होते हैं डेट के, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स, कूपन रेट जो होता है, कूपन कहते हैं उसको, तो कूपन पेमेंट्स वुड बी एज पर द शेड्यूल ओरिजिनली स्टिपुलेटेड एट द टाइम ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि एक पेमेंट में अगर आपका थोड़ा 1-2 दिन का डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ अ हॉलीडे जो आपके हाथ में नहीं होता, इससे आप आगे के जो डेट्स हैं जो ऑलरेडी आप डिक्लेयर कर चुके हो उसको और आगे पोस्टपोन नहीं करना है। मतलब वो डेट सेम रहेंगे, मतलब अक्रूवल जो है इंटरेस्ट का वो सेम चलते रहेगा, अक्रूवल चलते रहेगा। सिर्फ एक आध पेमेंट डिले होने से आप पूरा जो आपका सिस्टम है अक्रूवल और पेमेंट का वो पोस्टपोन मत करो। मतलब क्या बोल रहे हैं ये लोग, ध्यान दो कि अगर मेरा, अच्छा एग्जाम्पल इसमें खैर दिया ही हुआ है, मैं एग्जाम्पल भी नीचे पढ़ता हूं। ठीक है, तो भाई ओरिजिनली जो डेट्स हैं उसके हिसाब से आगे के पेमेंट्स होते रहेंगे, उनको पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट कहता है, इन अदर वर्ड्स द सब्सीक्वेंट कूपन शेड्यूल वुड नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक है, वुड नॉट बी डिस्टर्ब merely because the payment date in respect of one particular coupon payment has been postponed earlier because of it having fallen on a holiday। तो एक पेमेंट पोस्टपोन हो गया बिकॉज वो हॉलीडे था, इससे आप पूरा बॉन्ड का जो भी जितने भी सब्सिक्वेंट पेमेंट्स हैं, बॉन्ड अगर 5 साल का है, हाफ ईयरली पेमेंट है तो 10 पेमेंट है,
तो अगर बीच में एक आध पेमेंट हॉलीडे के जैसे आगे हो जाता है तो पूरे रिमेनिंग आगे के पेमेंट्स आप उतने इतने दिन आगे मत बढ़ाओ, ठीक है। बाकी शेड्यूल एज इट इज चलते रहेगा, उसका इंपैक्ट फ्यूचर पेमेंट्स पे होने नहीं देना है, ठीक है। अब एक देखो एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, हंसना मत, बहुत सिंपल है, ठीक है। ध्यान दो, डेट ऑफ इशू 1 जुलाई 2016, डेट ऑफ मेच्योरिटी 30 जून 2018, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब 2 साल, 16, 17, 17, 18, 2 साल का बॉन्ड है, ठीक है। सेमी एनुअली पेमेंट है, ठीक है। सेमी एनुअली डेट भी दी हुई है 1 जैन और 1 जुलाई, ठीक है। ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट भी दिया है 1 जैन एंड 1 जुलाई। अब ध्यान दो, इन केस 1 जनवरी इज अ संडे, ठीक है, संडे बैंक बंद होते हैं, पेमेंट नहीं कर सकते। अब खैर बैंक तो ऑनलाइन चालू होता है आजकल, वही सब आपको वही प्रैक्टिकली भी ये सोचना है कि यार ऑनलाइन हो गया है सब, आप फंड ट्रांसफर्स करते हो या जो भी है, बैंक तो सब ऑनलाइन तो चालू ही रहता है, या इवन आरटीजीएस एनईएफटी वही कभी खुला रहता है, कभी अभी आरबीआई वही आई थिंक न्यूज में आ ही रहा है कि ये सब 24/7 हर हफ्ते मतलब हर दिन चालू रहना चाहिए, एनईएफटी और आरटीजीएस बंद नहीं करना चाहिए, तो चल रहा है। बट चलो, ये जिस लेवल पे रेगुलेशन बनी हुई है उसी लेवल पे आप पढ़ो, बहुत ज्यादा आज की डेट से मत देखो। तो अगर भाई संडे है और आप पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, और ड्यू डेट भी 1 जनवरी ही है, 10 कूपन वुड बी पेएबल ऑन 2 जैन, ठीक है। 2 जैन जो भी है मतलब वो वर्किंग डे है ऐसा हम मान रहे हैं, तो 2 जैन को आप पे कर दो। जो पहला क्लॉज का पहला पार्ट कहता है सब्सिक्वेंट वर्किंग डे, तो सब्सिक्वेंट वर्किंग डे है 2 जैन, ये तो एक पार्ट हो गया, ठीक है, हम पे कर देंगे, दैट इज द नेक्स्ट वर्किंग डे। हाउएवर अब आगे जो 1 जुलाई आने वाला है, अब मुझे बताओ 6 महीने का पेमेंट है, आपने 2 जैन को पेमेंट किया है, तो क्या अगला पेमेंट 2 जुलाई को होगा या 1 जुलाई को ही होगा? बस इतने के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया कि 1 जनवरी का 2 जनवरी होगा, तो क्या इसके वजह से अगला पेमेंट जो 1 जुलाई को स्केड्यूल्ड है, क्या वो भी आप 2 जुलाई को करोगे? क्योंकि पीरियोडिसिटी 6 मंथ रखना पड़ेगा ना, 6 मंथ का जो आपका हाफ ईयरली का पीरियोडिसिटी है उसके हिसाब से फिर वो 2 जुलाई आएगा। तो आगे के पेमेंट्स पे उसका इंपैक्ट नहीं जाने देना है, आगे के पेमेंट्स को अपन को डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब आगे का 1 जुलाई ही रहेगा। अब इत्तेफाकन 1 जुलाई भी संडे या कुछ हॉलीडे निकला तो 2 जुलाई, मतलब रूल सेम रहेगा, हॉलीडे है इस वजह से ही पोस्टपोनमेंट होगा, पुराना कोई पोस्टपोनमेंट हुआ है इसके लिए सब्सिक्वेंट भी पोस्टपोन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हॉलीडे की वजह से आप नेक्स्ट वर्किंग डे पे कर सकते हो, ठीक है, तो दिया है। हाउएवर द कैलकुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल ओनली बी टिल द 31 दिसंबर। अब ध्यान दो, अब वो अक्रूवल और पेमेंट को, मैं इसलिए अक्रूवल वर्ड मैंने यूज किया कि जब मैं 2 जनवरी को पे कर रहा हूं, 2 जनवरी को मैं पे कर रहा हूं, तो मैं पेमेंट जो कर रहा हूं इंटरेस्ट की वो कौन से डेट तक की करूंगा? वो मैं 31 दिसंबर तक का ही जो अक्रूवल वाला इंटरेस्ट है वो ही पे करूंगा, सिर्फ पेमेंट डेफर हो रहा है, अक्रूवल वैसा ही चलते रहेगा। 31 दिसंबर का पेमेंट आप 2 जैन को करोगे, फिर 1 जैन से पूरा 30 जून तक का जो अक्रूवल वाला इंटरेस्ट है वो आप 1 जुलाई को पे करोगे, मतलब अक्रूवल को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस एक आध पेमेंट आप हॉलीडे की वजह से आगे बढ़ा सकते हो, अक्रूवल विल नॉट चेंज, ठीक है। तो वो साफ किया गया है कि भले ही आप 2 जनवरी को पे कर रहे हो पर इंटरेस्ट कब तक का पे होगा? 31 दिसंबर तक का ही होगा, 1 जनवरी का पेमेंट आपको नहीं करना है। 1 जनवरी का जो दिन है उसके इंटरेस्ट का पेमेंट 2 जनवरी को नहीं करना है, वो सब्सिक्वेंट साइकिल में आने वाला है, तो 1 जैन से लेके 30 जून तक का जो पेमेंट है वो 1 जुलाई को ही होगा, ठीक है। तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, तो दिया है ओनली टिल 31 दिसंबर विच वुड हैव बीन द केस इफ 1 जनवरी वेयर नॉट अ हॉलीडे, ठीक है। तो जैसा होता था वैसा ही होता रहेगा, सिर्फ आपको पे करने के लिए एक एक्स्ट्रा दिन दिया गया। ऑल्सो द नेक्स्ट डेट्स would remain same, that is 1 July and January 1st 2018 अगले साल का, despite the fact that one of the interest payment was made on 2 Jan। तो एक आध दिन कोई एक पुराना पेमेंट डिले हुआ था, इस वजह से सब्सिक्वेंट पेमेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 2 पार्ट्स हैं कि अगर हॉलीडे है तो आप सब्सिक्वेंट डे पे करो और उसके वजह से आगे के डेट्स में कोई बदलाव मत करो, ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भले आप बनाते जाओ भाई डायग्राम, कोई मनाही नहीं है, डायग्राम बनाते जाओ। डे काउंट कन्वेंशन, ठीक है, 2 चीजें हैं तो ऐसे में बना लेते हैं। बोलो, पहला इंटरेस्ट
पेमेंट डेट इज अ हॉलीडे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला नेक्स्ट वर्किंग डे या सब्सीक्वेंट वर्किंग डे, ठीक है, जो भी है। और दूसरा इफेक्ट सब्सीक्वेंट नो चेंज इन सब्सीक्वेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, सिंपल, सब्सीक्वेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, चलिए आ जाइए। बी पॉइंट, इन ऑर्डर टू एंश्योर कंसिस्टेंसी फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, लीप ईयर की बात की जा रही है। लीप ईयर आपको पता होगा कि जिस साल में फरवरी में 29 डेज होते हैं तो वो लीप ईयर होता है, और साल में 366 डेज होते हैं। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो भी ईयर है डिवाइडेड बाय 4 होता है, राउंड उसका आता है अगर आंसर, तो वो लीप ईयर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2020 आपका लीप ईयर ही था। ठीक है, 2020 फरवरी 29 था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो उसमें क्या होगा, कैसे आप कैलकुलेशंस करोगे। यील्ड के फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दोगे 365 लिया जाता है। यील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ते हो ना, उसमें 365 लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर। तो उसमें यही क्लैरिफाई किया गया है कि भैया अगर आपका ईयर लीप ईयर है तो वहां 366 लेना है, वहां 366 ही लेना है। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे, क्या है, सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ध्यान दो। ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए है। ठीक है, फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन अ यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी शैल बी फॉलो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन द केस ऑफ लीप ईयर। ठीक है, टॉपिक क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर के केस में आप यील्ड कैलकुलेशन के फॉर्मूले में क्या क्या बदलाव करोगे। इन केस ऑफ अ लीप ईयर इफ फेब 29, ध्यान दो, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा लाइन, मतलब वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। इफ फरवरी 29 फॉल्स ड्यूरिंग द टेनोर ऑफ अ सिक्योरिटी, समझ में आ रहा है, पूरा जो आपका सिक्योरिटी इशू किया हुआ है उसके दौरान अगर फेब 29 आ रहा है तो उस साल का जो भी लीप ईयर का जो कैलकुलेशन होगा वो आपको देखना है। मतलब हो सकता है अब 4-4 साल में लीप ईयर आता है, तो अगर आपकी सिक्योरिटी का टेनोर 4 साल से ज्यादा है तो हो सकता है 2-2 लीप ईयर भी आए। तो जो भी लीप ईयर है, अगर आपके पूरे टेनोर ऑफ सिक्योरिटी में कोई एक साल लीप ईयर है तो उस साल का जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा वो हम देख रहे हैं। मतलब एक जो सिंगल पेमेंट आप कर रहे हो, सपोज मैं हाफ ईयरली पेमेंट कर रहा हूं, तो कोई एक हाफ ईयर में फेब 29 आ रहा है कि नहीं ये नहीं देखना है। समझ में आ रहा है क्या, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मेरा लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, अब मेरा हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, अब एक ही हाफ ईयर में फेब 29 आएगा ना, दोनों में कैसे आएगा, को समझ में आ रहा है क्या। एक हाफ ईयर में फेब 29 आएगा और एक में नहीं आएगा, तो ये जो एडजस्टमेंट है ये दोनों में करना है कि एक में ही करना है। फिर अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट है तो एक ही क्वार्टर में फेब 29 आएगा, बाकी 3 क्वार्टर्स में तो आएंगे ही नहीं। फिर अगर मंथली इंटरेस्ट है तो एक ही महीने में फेब 29 आएगा, बाकी 11 महीने में तो आएगा ही नहीं। तो इसमें कंफ्यूजन है कि कैसे इसको एडजस्ट किया जाए, कहां कहां क्या क्या रेट्स को एडजस्ट किया जाएगा, बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। ठीक है, पहला एप्लीकेबिलिटी की क्या है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो tenor of security has a leap year। ठीक है, ठीक है, लीप ईयर है तो क्या करेंगे, देन द नंबर ऑफ डेज शैल बी रेकॉर्ड एज 366। जो फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में 365 है वो आपको 366 लेना है, शैल बी रेकॉर्ड एज 366। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल अपॉन 365। एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जब से आपने सिक्योरिटी खरीदी है और टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी या टिल द डेट ऑफ सेल, जो भी है, जो भी होल्डिंग पीरियड है। बेसिकली जो न्यूमरेटर होता है डेज का वो क्या होता है, आपका होल्डिंग पीरियड, जितने समय आपने उसको होल्ड किया, तो वो एक्चुअल होता है, हमेशा वो एक्चुअली होता है। न्यूमरेटर इज एक्चुअल नंबर ऑफ डेज यू होल्ड द सिक्योरिटी, डिवाइडेड बाय 365 रहता है। बट अभी क्या लिखा है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल। मतलब लीप ईयर में एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366। तो ऐसा उसका पैटर्न होगा। एक्चुअल तो रहता ही है न्यूमरेटर, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज ऑफ होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटी बाय यू, और डिनोमिनेटर बाय एक्चुअल नंबर ऑफ डेज इन दैट ईयर
दैट इज 366, यानी डिनोमिनेटर 365 के जगह पे सिर्फ 366 लेना है और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर होल 1 year पीरियड इरिस्पेक्टिव वेदर इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर 366 ही होगा, भले आप कोई भी फ्रीक्वेंसी से पे कर रहे हो। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट कि डिनोमिनेटर 366 लेंगे रेस्पेक्टिव कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है इट इज दस एम्फसाइज दैट, बस यही लाइन है जो आपको प्रॉब्लम देगी। इसको मैं कोशिश कर रहा हूं सिंप्लीफाई करने की, बहुत ही सिंपल मतलब है इसका, ध्यान दो। इट इज दस एम्फसाइज दैट फॉर अ हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट 366 days would be reckoned twice as the denominator, for quarterly 4 times and for monthly 12 times। अब ये क्या है, reckoned का मतलब क्या है? ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज मेरा हाफ ईयरली पेमेंट है, अब ये 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 12 टाइम्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली आपके माइंड में क्या आएगा कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया कि अगर मेरा हाफ ईयरली पेमेंट है तो 2 ही हाफ ईयर होंगे और एक ही हाफ ईयर में फेब 29 फॉल होगा, तो मुझे तो एक ही टाइम में 366 लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट हाफ का जब आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो भी 366 लेना है, सेकेंड हाफ का जब आप निकालोगे तो भी 366 ही लेना है। भले सेकेंड हाफ वाले पेमेंट में 366 मतलब लीप ईयर है ही नहीं, फेब 29 उसमें आ ही नहीं रहा, फिर भी आपको 366 ही डिनोमिनेटर लेना है। मतलब साल में 2 बार कैलकुलेशन होगी और 2 बार फॉर्मूले में आपको 366 ही लेना है, तो ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस। फिर है क्वार्टरली, एक ही क्वार्टर में आएगा, फोर्थ क्वार्टर में फेब 29 आता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्वार्टर की कैलकुलेशन के लिए 366 होगा, बाकी 3 के लिए 365 होगा, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उस साल के चारों क्वार्टर्स का जो आप कैलकुलेशन करोगे उसमें डिनोमिनेटर 366 ही होगा, तो 4 बार रेकॉन होगा। तो ये वही क्लैरिफाई कर रहे हैं कि एक बार नहीं लेना है, उसमें जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी है पेमेंट के, उस साल में जितने भी पेमेंट कर रहे हो उसके लिए 366 ही लेना है। तो हाफ ईयरली है तो 2 बार पेमेंट हो रहा है, तो 2 बार 366 आएगा जब भी आप मतलब कैलकुलेट करोगे, और क्वार्टरली है तो 4 बार होगा, मंथली है तो 12 बार होगा। मतलब जितने बार आप फॉर्मूला यूज करोगे उतने बार आपको 366 ही लेना है। एक फॉर्मूले में 2 बार 366 नहीं ले रहे, यही मैं आपको मतलब कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। मैथमेटिक्स और ग्रामर को थोड़ा मिलाओ, वो साल भर की बात कर रहे हैं कि साल में हाफ ईयरली है तो 2 बार आएगा, तो 2 बार फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, तो 2 बार 366 हो गया। फिर 4 बार अगर पेमेंट कर रहे हो तो 4 बार फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो 4 बार 366 होगा। मतलब समझ रहे हो? तो वो क्लैरिफिकेशन है, ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, अब हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या नहीं करना है वो हम लिख रहे हैं, क्या मना कर रहे हैं, नॉट टू डू। क्या नॉट टू डू? डोंट, या एक मैं एग्जाम्पल से लिख के देता हूं क्या नहीं करना है, ठीक है। सपोज ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये है फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, ठीक है। 2020 ये मार्च आ गया, मतलब यहां फेब होगा और यहां 29 फेब आया होगा, ठीक है। लीप ईयर ले लेते हैं। तो अब मुझे बताओ, फर्स्ट में तो फेब 29 आया ही नहीं, तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करना कि यहां 365 ले लो और यहां 366 ले लो। आ रहा है कुछ समझ में? ये वो नहीं बोल रहे, ये वो बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो। दिख रहा है आपको? ये वो बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो कि फर्स्ट हाफ में फेब 29 है ही नहीं, फेब मंथ ही नहीं, तो आप नॉर्मल ले लो। ऐसा नहीं करना है, दोनों में 366 ही लेना है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा मत करो, इसमें भी 366 लो और इसमें भी लो, दोनों में लो। तो अगर हाफ ईयरली है तो 2 बार फॉर्मूले अप्लाई होंगे, दोनों में 366 ही लेना है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये मैं वो सेंटेंस यहाँ लिख नहीं रहा, वो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट है एक्चुअली, इसमें एक ही पॉइंट है, डिनोमिनेटर 366 लेना है, ठीक है। मतलब उसका लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इन एवरी पेमेंट इन द लीप ईयर, ठीक है। अब एवरी पेमेंट का क्या मतलब है, एवरी का ही मतलब है कि हाफ ईयरली है तो 2 पेमेंट होंगे, क्वार्टरली है तो 4 पेमेंट होंगे, और मंथली है तो 12 पेमेंट होंगे, ठीक है। इन एवरी पेमेंट इन द लीप ईयर टेक डिनोमिनेटर एज 366 ओनली, ठीक है। तो क्लियर है। चलिए, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, फटाफट पढ़ लेते हैं, कुछ खास है नहीं कि बस डिनोमिनेटर ही है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो दिया है कि जैन 1 2016 पे इशू किया है, सेमी एनुअली है, जुलाई 1 और जनवरी 1 ड्यू डेट्स हैं, तो लीप ईयर है, ठीक है। दैट इज 2016 डिवाइडेड बाय 4 होता है, तो 360 वुड बी रेकॉर्ड एज द डिनोमिनेटर, दैट इज एक्चुअल अपॉन एक्चुअल फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द हाफ ईयर, बोथ द हाफ ईयर, यानी वो रेकॉर्ड एज 2 हाफ ईयरली है ना, दोनों हाफ ईयर के कैलकुलेशन में 366 ही लेना है। दैट इज 1 जैन टू 1 जुलाई, सॉरी 30 जून आना चाहिए, और 1 जुलाई से 1 जैन, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है, तो ये आप फटाफट लिख लो, डे काउंट कन्वेंशन। तो अपन ग्रीन डेट सिक्योरिटीज पढ़ेंगे। चलिए, पहले ये लिखो, फर्स्ट पार्ट लिखो, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर है सर ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, और क्या नहीं करना है वो भी आप एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए वो रेकॉर्ड वाली लाइन दी हुई है। चलिए, तो ये हो गया, आप पॉज करके सब लिखो, अपन आगे बढ़ते हैं। अब है ग्रीन डेट सिक्योरिटी, उसका भी एक अच्छा सा चार्ट बनाएंगे। चलिए, आ जाइए आगे, ये हो गया, थोड़ा आगे आ जाओ, और थोड़ा आगे। चलिए, ग्रीन डेट सिक्योरिटी, ग्रीन डेट सिक्योरिटी, ठीक है। अब नाम से तो कुछ लोग मजाक मजाक में ये भी कहते हैं कि सर ये सिक्योरिटी ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, सिक्योरिटी का ग्रीन कलर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है सर, फिर इसको ग्रीन नाम क्यों दिया गया है, ठीक है, आपको पता ही होगा काफ़ी लोगों को। तो ये इसका कनेक्शन है एनवायरमेंट से, मतलब जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रीन है, ग्रीन है मतलब एनवायरमेंट के लिए हैं, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हैं, या एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान दे के वो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। या तो एनवायरमेंट को ही सुधारने के लिए बने हैं, वो तो गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट ही प्रोजेक्ट्स वैसे होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर का है तो है नॉर्मल प्रोजेक्ट, है नॉर्मल प्रोजेक्ट, है नॉर्मल प्रोजेक्ट। सिर्फ जो तरीके हैं, जो रिसोर्सेस यूज किए गए हैं, जो भी सिस्टम यूज किए गए हैं, उसमें कोशिश की गई है कि कम से कम पॉल्यूशन यूज किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा जो क्या बोल सकते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यूज करें, या जो इजीली आप डिस्पोज ऑफ कर पाओ उस मटेरियल को यूज करें। इस तरह से मतलब प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, मतलब एनवायरमेंट आपकी प्रायोरिटी है, ऐसा मान के आपको प्रोजेक्ट करना है, कम से कम प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना है और फायदा कराना है। जैसे आप देखते हैं ना, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें प्लांटेशन किया जाता है, बाहर से, आउटर से आप देखोगे बहुत सारे बिल्डिंग प्लांट दिखते हैं, बहुत ज्यादा चलता है वो। तो ये वही है, मतलब कॉम्पेंसेट किया जाता है कि चलो बिल्डिंग बनाते हैं, हमने बहुत सारा पॉल्यूशन फैलाया होगा, बट हम अभी प्लांटेशन भी कर रहे हैं, इर्द गिर्द एंट्रेंस पे पूरा प्लांटेशन किया जाता है, फिर जो पूरे फ्लोर्स हैं, जो फ्लोर्स के भी बालकनी में बाहर प्लांटेशन किया जाता है। तो ये सब
आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके लिए जब आप डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो उस डेट सिक्योरिटी को हम कहेंगे ग्रीन डेट सिक्योरिटी, या इसको ग्रीन बॉन्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीन डेट सिक्योरिटी या ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा है कि आपको ग्रीन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है, ठीक है। अब वो पैसा बहुत अलग अलग सोर्सेज से आएगा। वन ऑफ द सोर्स क्या होगा? डेट सिक्योरिटी। तो आप डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हो और उनको ग्रीन प्रोजेक्ट्स में उसका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस सिक्योरिटी को भी क्या कहा जाएगा? ग्रीन डेट सिक्योरिटी या ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसका पैसा यहां ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। अब सर ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? ग्रीन प्रोजेक्ट्स हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कैसे इसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है? इसके फायदे क्या हैं? फायदा नॉर्मली बस इतना ही है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि ये नेक काम के लिए यूज हो रहा है। आपने सुना ही होगा ना, जो भी नेक काम है, रिसाइकलिंग में कहीं जा रहा है, रिसाइकल्ड में देखते हो ना, आपकी एक क्या बोलते हैं, सामने वाले का एक आपके पास फेवर रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सिक्योरिटीज आसानी से इशू हो जाती हैं, या इसमें जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, या जो बैंक्स हैं या जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये सिक्योरिटीज दी जाती हैं। तो इसमें थोड़ा फायदा होता है इशूअर का कि कम रेट पे लगता है, थोड़ा सा चीप रहता है, ठीक है, या कुछ और गवर्नमेंटल हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये सब ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं। अब ग्रीन प्रोजेक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब हमको देखना है। इससे पहले अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि इंडिया में अभी तक किसने किसने ग्रीन डेट सिक्योरिटी इशू किए हैं, क्या सिनेरियो है इंडिया का, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो उसका अपन देखते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं फटाफट। ये उसका देखो सिनेरियो है, आई होप आपको विजिबल है, फुल स्क्रीन रखा है मैंने। देखो क्या है, एक पेपर रिलीज हुआ था, इनपुट पेपर प्रिपेयर्ड बाय OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, टाइटल ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स पे एक पेपर इशू हुआ था इन द ईयर 2015, ठीक है। 2015 से ये इशू होना स्टार्ट हो गया था, पर जो गाइडलाइन आप पढ़ रहे हो आई थिंक वो 2017 की है, ठीक है। रेगुलेशन मतलब बाद में आए, पहले लेकिन काफी कंपनीज ने इसको इशू किया हुआ है, ठीक है। इंडिया एंटर्ड द ग्रीन बॉन्ड मार्केट इन द ईयर 2015 विद अ टोटल ऑफ USD 1.1 बिलियन, ठीक है, USD 1.1 बिलियन ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स इशूड फ्रॉम अ हैंडफुल ऑफ पायोनियर इशूअर, ठीक है। कुछ ही लोगों ने इसको इशू किया, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। और सबसे पहला जो था, फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इशूड वाज बाय येस बैंक, जिसकी अभी हालत बहुत खराब चल रही है। तो इसने पहला बॉन्ड का मतलब ये इशू लाया था 2015 में, और कितने का लाया था? 1000 करोड़, जो कि ओवर सब्सक्राइब हो गया था, ठीक है। फिर सेकंड आया था CLP इंडिया का 600 करोड़ का, विंड एनर्जी, विंड पोर्टफोलियो के लिए वो किया था। CLP बहुत बड़ा एक ग्रुप है, मल्टीनेशनल ग्रुप है, और उसका जो इंडिया का जो ब्रांच है CLP इंडिया, उसने ये विंड पोर्टफोलियो के रेस किया था। फिर फर्स्ट सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉन्ड था हीरो फ्यूचर एनर्जीज 300 करोड़ का, एंड फर्स्ट इंटरनेशनली सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड बाय एक्सिस बैंक $500 मिलियन का, ठीक है, विच वॉज लिस्टेड ऑन द लंडन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। पैसा मतलब बाहर रेज किया, यूज इंडिया में किया, ठीक है। यूज इंडिया में होना जरूरी है, पैसा इंडिया वालों से लो या बाहर वालों से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पैसा कहां से आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो लग कहां रहा है? इंडिया के ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। इसीलिए देखो, कुछ रुपीज में दिया है, कुछ डॉलर में दिया है। रुपीज में दिया है मतलब आपने वो इशू इंडिया में किया है, और डॉलर में मतलब आपने फॉरेन से रेज किया है, पर यूज कहां किया है? इंडिया के ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। फिर और भी दिया है, ASD जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने भी इशू किया था, और काफी सारा 3 बिलियन रुपीस उन्होंने इंडिया में खर्च किया, ठीक है। तो वो सब दिया है, और इंडिया वन ऑफ द पॉपुलर मार्केट है, 7th पोजीशन पे था 2015 में, ठीक है, 7th पे था 2016 में, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ इशुएंस इन 2016 $2.7 बिलियन का टोटल रेस किया ग्रीन डेट सिक्योरिटी से, ठीक है, बिहाइंड US, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, ठीक है। तो ये पूरा हिस्ट्री रहा है, ये बुक्स में नहीं है, मुझे लगा थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मतलब ये रियल लाइफ में हो रहा है, एक्चुअली काफी कंपनी इसको रेस कर रही हैं, तो ये कोई थेरोटिकल कंसेप्ट नहीं है, इट्स एक्चुअली हैपनिंग इन इंडिया। चलिए, तो आप पढ़ते हैं सर गाइडलाइंस क्या कहती हैं। गाइडलाइंस देखो सिंपल है कि भाई आप पैसा रेस कर रहे हो,
पैसा रेस कर रहे हो, जो प्रोसीजर है वो तो सेम रहेगा। बस हमको चिंता का की है कि जो हम आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं वो गलत तरीके से यूज ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक्चुअली एलिजिबल ही नहीं हो पर आप जबरदस्ती इसमें बेनिफिट ले रहे हो, ग्रीन डेट सिक्योरिटी बता रहे हो और जो भी हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं या बैंक जो आपको कंसेशन दे रहा है उसका आप फायदा ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरे गाइडलाइंस का जो नजरिया है वो ये है कि आप डिस्क्लोजर दो, आप सारी चीजें बताओ कि कैसे आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगा रहे हो, वो ग्रीन कैसे है, क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, और जो हमारी एलिजिबिलिटी की लिस्ट है उसमें कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। और जब आप फंड्स रेज कर रहे हो तब तो आप ये सब कॉम्प्लाई कर लोगे, हमको उसमें भी चिंता नहीं है। प्रॉब्लम आगे का है कि अगर आपके सिक्योरिटी 6 साल के हैं तो 6 साल तक आपको वो सारे कंडीशंस फॉलो करने होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए क्या इंटरनल मैकेनिज्म है आपका, ये देखने के लिए कि सारा पैसा जो रेज हो रहा है, जो ग्रीन डेट सिक्योरिटी ग्रीन बॉन्ड के नाम से रेज हो रहा है, वो एक्चुअली उस ग्रीन प्रोजेक्ट के ही अंदर हो सकता है भाई आपके 4-4 5-5 प्रोजेक्ट्स हैं, आप फंड मिक्सअप कर लो, कोई भरोसा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये सब माइंडसेट है रेगुलेशन के पीछे कि कैसे हम उसको मॉनिटर करें, कैसे हम ये इंश्योर करें कि पैसा सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही जाए, कैसे वो मतलब हिसाब किताब कैसे रखोगे आप प्रॉपरली, वो सब कैसे आप इंश्योर करोगे, वो ही हमको देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो इस गाइडलाइन का है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कब हम मानेंगे कि आप ग्रीन प्रोजेक्ट में आए हो। ग्रीन प्रोजेक्ट मतलब क्या, कौन से एरिया में होना चाहिए, कौन से काम के लिए आप उसको यूज करोगे तो हम उसको ग्रीन प्रोजेक्ट मानेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ क्या क्या एरियाज को ग्रीन डेट सिक्योरिटी में आता है, या सिर्फ सिंपल शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो भी आपको यही सब लिखना है। अब है 2.5 पेज का, इतना सारा नहीं लिख पाओगे। शॉर्ट नोट आया अगर तो आपको ये जो अभी पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं उतना ही लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डेट सिक्योरिटी, ठीक है ये नॉर्मल डेट सिक्योरिटी, कलर ग्रीन नहीं है उसका। ठीक है, डेट सिक्योरिटी ही है। शेल बी कंसीडर्ड, ठीक है, जो रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं, जो भी कंसेशन आपको मिलेंगे, जो भी बेनिफिट आपको मिलेगा, considered as a green or green debt security if the funds raised through issuance of debt security are to be utilized for projects and or assets falling under any of the following broad category। इनमें से कहीं आप पैसा लगा रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी एसेट है जो इन सेक्टर में है, यहां यूज हो रहा है, तो फिर वो ग्रीन मतलब प्रोजेक्ट है ऐसा माना जाएगा, और उसके लिए जो भी बॉन्ड या जो भी डेट आप इशू करोगे उसको हम ग्रीन डेट सिक्योरिटी में क्लासिफाई करेंगे, और उसके हिसाब से जो भी बेनिफिट्स हैं आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो पहला है रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। सोलर एनर्जी माना जाता है कि रिन्यूएबल है और सस्टेनेबल है, बाकी सब तो ठीक है। मतलब बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं आपको पता ही होगा, विंड एनर्जी जो इससे आप बना रहे हो, या जितने भी टाइप के हैं, हाइड्रो, इलेक्ट्रिक, सोलर, बहुत सारे जो अलग अलग हैं, जो भी सस्टेनेबल है, मतलब जो नेचुरल चीजों से बन रहे हैं, हवा से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पानी से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, या सोलर जो सोलर पैनल से जो भी बन रही है, ये सब सस्टेनेबल एनर्जी है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो रिन्यूएबल भी होने चाहिए एंड सस्टेनेबल एनर्जी इंक्लूडिंग दिया ही है विंड, सोलर, बायो एनर्जी, पानी मतलब पानी वगैरह जो बायो उसको कहते हैं, एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच यूज क्लीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी यूज करनी है जिससे कोई पॉल्यूशन न हो, जिससे कोई पॉल्यूशन न हो। ठीक है, तो अगर आप रिन्यूएबल या सस्टेनेबल एनर्जी के फील्ड में प्रोजेक्ट लगा रहे हो या कोई एसेट परचेज कर रहे हो, तो उसके लिए जो भी आप फंड्स लोगे, फिनेंसिंग भी अलाउड है, रीफिनेंसिंग भी अलाउड है। मतलब पहले आपने अपने जेब से पैसे लगा दिए पर बाद में आपको पता चला अरे ये तो ग्रीन प्रोजेक्ट है, इसमें तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो आप रीफिनेंसिंग भी करवा सकते हो। रीफिनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स भी अलाउ किया गया है। ठीक है, अब डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दो, ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनाते जाओ। चलो पहला क्या था, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, अब देखो पूरा पूरा नहीं लिख पाओगे, पूरा पूरा इतना याद भी रहेगा। ठीक है, मेन पंचवर्ड्स पे ध्यान देना है, आगे का जितना याद आया लिख देना। ठीक है, पहला है रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, सेकंड क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मास और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अब क्लीन या मास ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक कार अभी आ रही है, इलेक्ट्रिक वाला जो है वो क्लीन माना जाता है कि उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है।
उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। अगर वो आप सोचो रिन्यूएबल सोर्स या सस्टेनेबल सोर्स से अगर आप जनरेट करो और उसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज करो, तो सोचो बनाते वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज करते वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या हो रहा है, बनाते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, मतलब अपन जो नेचुरल रिसोर्सेज है कंज्यूम करते जा रहे हैं उसको, और यूज भी कर रहे हैं तो पॉल्यूशन फैला रहे हैं। मतलब दोनों जगह अपना नुकसान हो रहा है, बनाते वक्त भी और यूटिलाइज करते वक्त भी। तो ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप पैसा लगा रहे हो और वो ट्रांसपोर्टेशन क्लीन एनर्जी या क्लीन है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता, एयर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन होता ही आपको पता ही है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी अगर क्लीन है। अब क्लीन ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि उसमें एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक कार से इलेक्ट्रिक जब सब हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन तो वो क्लीन होता है, ठीक है। बाकी सब में देखो ऑलमोस्ट सब में पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन सेकंड। फिर है थर्ड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट में आप प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। पानी की कमी ना हो, काफी एरियाज में आपको पता ही है पानी या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है, ठीक है। तो वो आप सस्टेनेबिलिटी के लिए आप प्रोजेक्ट डाल रहे हो। फिर एक क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन सब आपको पता ही है, न्यूज़ व्यूज़ आप पढ़ ही रहे हो। तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो, मतलब उसको कैसे आप सरवाइव करो, या कैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से हम बचें, या कैसे पॉल्यूशन को कम करें, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो अभी नुकसान हो गया है क्लाइमेट का, वो तो अब रिवर्स नहीं होगा, उसमें तो बहुत समय लगेगा। पहले अभी क्या बातचीत चल रही है कि जो इतना डैमेज हो रहा है उसकी स्पीड कम करें, क्योंकि इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, सब वो आपको पता ही होगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और क्या वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, वो सब आपको पता होगा। तो इसकी जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहले स्पीड को लगाम देने की बात हो रही है कि जिस तरह से नुकसान हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है उसको कम करो, और फिर जो इतना नुकसान हो गया है वो धीरे धीरे उसको इम्प्रोवाइज करो। तो ये बहुत ही लंबी जर्नी है, बहुत ही लंबी जर्नी है। तो पहले स्पीड को कम करने की कोशिश चल रही है कि इतने सारे जो कंट्री डेवलप हो रहे हैं, चाइना इंडिया मेनली, तो वो अभी जो इतना नुकसान कर रहे हैं उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, ठीक है। तो वो सब है। तो क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी ये होता है। फिर है एनर्जी एफिशिएंसी इंक्लूडिंग एफिशिएंट एंड ग्रीन बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग ग्रीन मतलब वही ग्रीन कलर की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगा है, बिल्डिंग बनाते दौरान जो भी चीजें यूज की गई हैं वो सब मतलब एनर्जी एफिशिएंट है, एनवायरमेंट को मतलब कम से कम नुकसान मतलब दे के बनाई गई है, तो उसको कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग। बिल्डिंग नॉर्मली होती है, बस वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करें, ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं। और बनाते बनाते जो इतना सारा मटेरियल और चीजें होती हैं उसमें एनवायरमेंट का ध्यान रखा गया है, तो उसको कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी। फिर है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो आपको पता ही होगा, वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने यहाँ, जिसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो फ्लड्स आ रहे हैं ये सब वेस्ट मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग, ठीक है। प्लास्टिक का जो बैन हुआ, देखो कितने सारे स्टेप भी गवर्नमेंट ने लिए हैं, प्लास्टिक बैन किया, पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगा बट चलो बहुत यूसेज कम हो गया है, तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए। और रिसाइकल्ड पेपर यूज किया जाए, पेपर पे बहुत ज़्यादा ये किया गया है, वो भी रिसाइकलिंग उसमें ज़्यादा हो, ठीक है। रिसाइकलिंग और वेस्ट टू एनर्जी एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, ठीक है। तो ये सब डिस्पोजल से रिलेटेड है। फिर है सस्टेनेबल लैंड यूज इंक्लूडिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अफॉरेस्ट्रेशन, मतलब जहां ऑलरेडी फॉरेस्ट है वहां उसको मेंटेन रखो, काटो मत, और जहां फॉरेस्ट नहीं है वहां फॉरेस्ट बनाओ, फॉरेस्ट्री का एरिया बढ़ाओ। पहला काम है फॉरेस्ट्री जितनी है भैया उसको कम मत होने दो, उसको काटो मत या मतलब यूज मत करो, और फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट्रेशन क्रिएट करो, उसको कहते हैं अफॉरेस्ट्रेशन। मतलब जहां भी फॉरेस्ट नहीं है वहां बनाओ, ट्रीज उगाओ और उसको फॉरेस्ट में, डेंसली फॉरेस्ट में कन्वर्ट करो।
तो सब इसमें आता है, ठीक है। सस्टेनेबल लैंड यूज, और लास्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो पूरा आपका पानी के नीचे है, ठीक है, सारे जो फिश और ये सब पूरा जो आपका पूरे जो स्पीशीज हैं आपके, ठीक है, उनको भी कंजर्व करना है, क्योंकि आप सब फेंकते जा रहे हो पानी में, ऑयल पूरे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, ऑयल लीक हो रहा है, सब वेस्ट पूरा पानी में जा रहा है, डंप हो रहा है उसमें, तो वो पूरे एनिमल्स खा रहे हैं और वहां वो मर रहे हैं, स्पीशीज सब डिप्लीट होते जा रही हैं, नंबर ऑफ जो अलग अलग फिशेज हैं, बहुत सारे अलग अलग जो हैं वो सब कम होते जा रहे हैं, तो उनको भी कंजर्व करना है, ठीक है। तो वो सब भी वो होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो कितने भाई, ये 8 पॉइंट है। तो ये 8 एरियाज में अगर आप पैसा लगा रहे हो, आपका प्रोजेक्ट या एसेट इस फील्ड से है, तो फिर आप ग्रीन प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो ऐसा माना जाएगा। तो अब इसमें शॉर्ट नोट आता है, तो आपको ये 8 पॉइंट याद करने, ठीक है। काफी इसमें तो रिन्यूएबल और सस्टेनेबल ही है, और आपको जहां जहां प्रॉब्लम्स है तो पता ही है, वाटर में प्रॉब्लम है तो वाटर, सस्टेनेबल वाटर, वेस्ट में प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल वेस्ट, तो ऐसे आपको बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। आधे पॉइंट्स तो याद आ ही जाएंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड यूज, तीनों सस्टेनेबल जोड़ दो या चारों जोड़ दो, चारों ही सस्टेनेबल है, और फिर एनर्जी एफिशिएंसी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। ऐसे 8 पॉइंट्स हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, पहला पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनी अदर कैटेगरी जो सेबी बाद में बता सकता है। अब देखो पूरा जो फोकस है वो डिस्क्लोजर्स पे, कि हमको कैसे पता चलेगा कि आप ये सिक्योरिटी का पैसा उधर यूज करने वाले हो। तो आपको जो भी आप इशू करने वाले हो, आपका प्राइवेट प्लेसमेंट है या आपका जो भी है, तो उसमें आपको डिस्क्लोजर्स देने, एक इशू करते वक्त इनिशियल डिस्क्लोजर्स इशू के वक्त, और एक कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स आफ्टर लिस्टिंग। एलओडीआर के तहत फिर आपको कुछ कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, बट कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स लिस्टेड वालों के लिए हैं, ठीक है। दोनों खैर आईपीओ और एफपीओ के लिए ही है, तो लिस्ट तो आप कराओगे, ठीक है, ध्यान दो। तो ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है, बेसिक्स एंड एप्लीकेबिलिटी। अब डिस्क्लोजर का पार्ट है, डिस्क्लोजर्स। तो पहला है एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इशू। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लोजर्स इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब इशू करते वक्त, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसलिए देखो ऑब्लिक दिया है, हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है पब्लिक इश्यू हो, जो भी है सब में आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लागू हो जाएंगी। पहला, इश्यूअर ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी शैल मेक द फॉलोइंग डिस्क्लोजर। नंबर 1, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आप खो जाओगे, वर्डिंग्स में खो जाओगे, फिर याद ही नहीं आएगा कि यार पूरा पॉइंट क्या टॉपिक पे था, याद ही नहीं आएगा। तो पंच वर्ड्स पे ध्यान रखना है, पंच वर्ड्स में इसलिए बताते जाऊंगा जिससे आपको पॉइंट याद आएगा और फिर आगे का सेंटेंस आपको रिकॉल होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दो। नंबर 1, अ स्टेटमेंट, क्या देना है, स्टेटमेंट देना है, काई के बारे में, ऑन द एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, कि ये जो प्रोजेक्ट आप ला रहे हो इसमें एनवायरमेंट के एंगल से आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। भाई इतने सारे अपन ने पढ़े ना, अलग अलग फील्ड्स हैं, कहीं आप एनर्जी बचा रहे हो, कहीं आप नुकसान को घटा रहे हो, तो आपका भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या नियत से, क्या सोच से, क्या लॉन्ग टर्म विजन से आप ये प्रोजेक्ट डाल रहे हो, और कैसे आपको लगता है कि ये इस कैटेगरी में फिट बैठता है। तो आपको एनवायरमेंटल आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट के, उसका स्टेटमेंट देना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी, ठीक है, मैं भी लिखते जाता हूं। स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सिंपल। पहला एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव का स्टेटमेंट। सेकंड, ब्रीफ डिटेल, ठीक है, ब्रीफ समरी डिटेल्स देनी है काई का, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, कि आप कैसे डिसाइड करते हो, आपने कैसे सोचा, आपको ये कैसे पता चला कि ये प्रोजेक्ट इसमें है, मतलब इस फील्ड में आता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इशूअर हैज फॉलोड, इशू के वक्त, और आगे चल के वुड फॉलो, ठीक है, एक अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए और एक फ्यूचर के लिए भी है, कि अभी जब आप इशू कर रहे हो तो वो है हैज फॉलोड, और आगे जो कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर या आगे भी आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें दिया है वुड फॉलो फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स और एसेट,
ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो आपने फॉलो किया काई के लिए, ये पता करने के लिए कि भाई ये प्रोजेक्ट या ये एसेट एलिजिबल है। कैसे डिसाइड किया कि ये फील्ड का है या क्या उसका बेनिफिट होता है, ठीक है, उसका पूरा आपको प्रोसेस बताना है। मतलब ग्राउंड लेवल से पूरा ये जो नेशनल लेवल का जो फायदा हो रहा है वो आपको बताना है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, बहुत सारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ सस्टेनेबल एनर्जी है, कहाँ क्या एडवांटेज हो रहा है, कहाँ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब आपको आप मतलब कैसे इनपुट आउटपुट को कैसे मैच कर रहे हो, कर प्रोजेक्ट रहे हो, बना कुछ और रहे हो, पर आप बोल रहे हो कि इसमें देश का फायदा हो रहा है, तो ये कनेक्ट करना है। आपने कैसे कनेक्ट किया वो आपको पूरा प्रोसेस बताना है कि एक एक स्टेप करके कैसे फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर विच द प्रोसीड्स हैव बीन रेज्ड टू द इशुएंस ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी एंड इंडिकेटिव गाइडलाइंस ऑफ द डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड इज एज अंडर, ठीक है। इंडिकेटिव गाइडलाइन दिया है। पहला, प्रोसेस फॉलोड, प्रोसेस बताओ कि कैसे आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया, किसमें, यही कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट ग्रीन में आता है, ठीक है। सेम फॉर डिटरमाइनिंग हाउ द प्रोजेक्ट्स फिट विद इन द ग्रीन एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स। फिर है क्राइटेरिया बताना है कि वो जो इतनी लिस्ट पड़ी उसमें कहां आता है, क्राइटेरिया मेकिंग द प्रोजेक्ट एलिजिबल फॉर दिस, तो क्राइटेरिया बताना है। और फिर सेम जो पहले ऊपर पड़ा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो ऑब्जेक्टिव आपको बताना है ऑफ द प्रपोज ग्रीन इन्वेस्टमेंट, तो ये सब आपको इसमें बताना है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये सब आपको बताना है। तीन चीजें बतानी है, प्रोसेस क्या फॉलो किया, क्राइटेरिया क्या है, कौन से क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हो, और आपके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। बोलो। ठीक है। अब ये अंदर का आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंडिकेटिव वाला पॉइंट आप याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, अगर इस पे क्वेश्चन भी आता है तो इंडिकेटिव वाला पैराग्राफ नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट बस इतना ही है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में ब्रीफ डिटेल देनी है, ठीक है। तो मैं यहां चार्ट में नहीं लिख रहा हूं। आगे फिर है इशुअर हैज प्रोवाइड शैल प्रोवाइड द डिटेल्स, ठीक है। क्या आप करना है, डिटेल्स देनी है कई की, सिस्टम या प्रोसीजर्स की, टू बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रैकिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू, कि वो पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए खर्च हुआ हमको कैसे पता चलेगा, आपने ऐसा क्या किया है, क्या इंटरनल क्या प्रोसीजर में चेंज किया है कि अपने आप ये इंश्योर हो कि ये पैसा उसी एलिजिबल प्रोजेक्ट में ही जाए, क्योंकि हो सकता है आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहे हो सकता है आपका कोई जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस हो उसमें आप यूज कर लो, मिसयूज तो बहुत सारा हो जाता है, हो सकता है प्रमोटर लेके भाग जाए, आ रहा है ख्याल में। तो आपने अपने तरफ से एज अ कॉर्पोरेट एज अ इशूअर आपने क्या किया है भाई, आपने किसी पर्सन पे जिम्मेदारी डाल दी है, या आपने कोई कमिटी बना डाली है, कमिटी देखेगी, या आपने कोई उसका स्पेशल ऑडिट करवाया है, या कुछ भी कुछ इंटरनल कुछ तो प्रोसीजर बनाया होगा, तो वो आपको बताना है कि आपने क्या किया है, ठीक है। सिस्टम या प्रोसीजर बताना है, ठीक है। डिटेल्स बतानी है काई की, सिस्टम या प्रोसीजर एम्प्लॉयड, काई के लिए एक एक ऐसा कनेक्ट करना है, डिटेल्स देनी है काई की, सिस्टम या प्रोसीजर एम्प्लॉयड, काई के लिए प्रोसीजर एम्प्लॉयड टू एंश्योर, ठीक है, टू बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रैकिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोसीड्स। डिप्लॉयमेंट मतलब पैसा खर्च करना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि भाई जब भी पैसा खर्च हो रहा है आप पर्पस पूछते हो, मतलब आपने ऑथराइजेशन का कंसेप्ट ला लिया कि भाई जब भी पैसा खर्च होगा कोई एक ऑफिसर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वो पैसा कहां खर्च हो रहा है वो नोट किया जाए, नहीं तो पैसा डिसबर्स ही ना हो। कैशियर तो होगा ना हर बिजनेस में, तो कैशियर पे या किसी भी एक डिपार्टमेंट के हेड पे आपने अप्रूवल सिस्टम लगा दिया कि जब भी भैया आपको पैसा लेना है आपको उसका पर्पस बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा।
पर्पस बता दिया, तो अगर वो उस प्रोजेक्ट के लिए है तो अपने आप रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि हाँ भाई ये पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए गया है। तो ऐसा कुछ आपने किया होगा, अप्रूवल सिस्टम या कोई फॉर्म भरना है या कोई ऑथराइजेशन का सिस्टम बना दिया है, तो ये सब आपको इसकी डिटेल देनी है कि कैसे आप इंश्योर कर रहे हो कि पैसा उस ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए खर्च हो रहा है, तो रिकॉर्ड कैसे होगा, पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो वो सिस्टम या प्रोसीजर आपको बताना है। फिर है डिटेल्स बतानी है, सेम डिटेल्स, काई की डिटेल्स, प्रोजेक्ट या एसेट की जिसमें पैसा लगा रहे, और एरियाज वेयर द इशुअर proposes to utilize the proceeds of the issue of green debt security including towards refinancing of the existing green projects and or assets if any। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया, ये तो एक्चुअली सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि डिटेल बताओ प्रोजेक्ट की, कहां पैसा खर्च होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या कौन सा एसेट है जिस पे आप ये पैसा लगाने वाले हो, यानी एक्चुअल अंडरलाइंग प्रोजेक्ट की डिटेल दो कि आप बना क्या रहे हो, पैसा खर्च कहां कर रहे हो। ठीक है, डिटेल्स काई की, प्रोजेक्ट्स and or assets। where the issuer proposes to utilize the proceeds। ठीक है, और लास्ट है फिफ्थ ई, इंक्लूडिंग रीफाइनेंसिंग। ठीक है, लिख सकते हो द इशुअर मे अपॉइंट। ठीक है, अब ये देखो दिया है, गवर्नेंस का पॉइंट आ गया कि भाई आप एक सेपरेट पर्सन भी अपॉइंट कर सकते हो जो ये देखे कि ये पैसा यहीं यूज होना चाहिए, कोई भी पैसा यहां नहीं यूज होना चाहिए, जो ग्रीन डेट का पैसा है वो पूरा का पूरा एलिजिबल प्रोजेक्ट में ही यूज होना चाहिए। ठीक है, द इशुअर मे अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, ऑडिटर या कोई भी आप एक कोई पर्सन अपॉइंट कर सकते हो, या दिया ही है रिव्यूअर और सर्टिफायर जो बाद में सर्टिफाई करके दे, जिसके सर्टिफिकेट पे लोग भरोसा करें। सोचो ना, कोई भी सीएसीएस या लॉयर कोई भी हो सकता है, कॉमर्स की फील्ड का कोई भी इंसान जो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है वो इसमें आ सकता है। बस शर्त है कि जो इशुअर है या जो बेनिफिट दे रहा है या जो क्या बोल सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बस भरोसा आना चाहिए, क्योंकि उनको मतलब ये कंसर्न होगा या रेगुलेटर को एक कंसर्न होगा कि पैसा मिसयूज ना हो जाए। ठीक है, फॉर रिव्यूइंग और सर्टिफाइंग, रिव्यूअर है तो रिव्यू करेगा, सर्टिफायर है तो सर्टिफाई करेगा। फॉर रिव्यूइंग और सर्टिफाइंग द प्रोसेसेस इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, कि कैसे आपने अंडरलाइंग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए और वो ग्रीन में आता है, मतलब वो सब इसमें आता है, वो कैसे इवैल्यूएट किया। एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, बरोबर, यानी इंटरनल जो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते हो ना, प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट होता है, कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में से आप एक सिलेक्ट करते हो, ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो चेक करेगा। प्रोजेक्ट कैटेगरीज एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग बाय द ग्रीन डेट सिक्योरिटी एक्सेट्रा, सच अपॉइंटमेंट इज ऑप्शनल एंड शैल बी डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इशुअर मे अपॉइंट इंडिपेंडेंट रिव्यूअर और सर्टिफायर। ठीक है, ऑप्शनल है, और अगर अपॉइंट किया है, इफ अपॉइंटेड देन डिस्क्लोज इन ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, बाकी आप ये भी लिख सकते हो कि वो करेगा क्या, रिव्यू करेगा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रोजेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन और प्रोजेक्ट कैटेगरी, कि कैसे कौन से कैटेगरी में फिट बैठता है। ठीक है, तो ये 5 बातें आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में या जो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट आप फाइल करोगे, डिपेंडिंग अपॉन क्या टाइप का आपका इशू है, उसमें ये 5 बातें आपको सेपरेटली अबाउट द ग्रीन प्रोजेक्ट आपको बतानी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। फिर है कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर, मतलब जब आप इशू कर रहे हो, अगर आपने आईपीओ किया है तो आप मैंडेटरी लिस्टिंग में आ जाओगे। प्राइवेट प्लेसमेंट में हो सकता है ऑप्शनली आपने वॉलेंटरीली लिस्ट कराया हो, तो जब भी आप लिस्ट कराते हो तो आपको कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर्स अप्लाई हो जाएंगे। तो दिया है एन इशुअर हु हैज लिस्टेड इट्स ग्रीन डेट सिक्योरिटी अलोंग विद द कंप्लायंस अंडर सेबी एलओडीआर। ठीक है, लिखा ही हुआ है अलोंग विथ, मतलब जो एलओडीआर कहता है वो तो आपको करना ही है, इंक्रीमेंटली एज पर आईएलडीएस आपको ये सब करना है। ठीक है, शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स अलोंग विद द एनुअल रिपोर्ट एंड द फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, ये दोनों देखो एज पर एलओडीआर तो आप दो गई, एनुअल रिपोर्ट भी आप दोगे, फाइनेंशियल रिजल्ट भी आप दोगे, लिस्टेड हो तो आपको ये सब तो करना ही है। तो उसके साथ साथ जब भी आप एनुअल रिपोर्ट दोगे, जब भी आप फाइनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंट करोगे, ये सारी चीजें आपको उनके साथ साथ देनी है।
मतलब अटैचमेंट की तरह आपको ऐड करनी है, सेपरेटली नहीं देनी है। जब भी एनुअल रिपोर्ट दोगे उसके साथ ये भी दे दो, जब भी आप फाइनेंशियल रिजल्ट दोगे ये भी आप साथ में दे दो, ठीक है। पहला, डिटेल्स ऑफ यूटिलाइजेशन, क्योंकि देखो कोई भी प्रोजेक्ट का पैसा है, इन्वेस्ट करने में टाइम लगता है, एक आध साल तो लग जाता है। भाई मैंने इतने सारे 1000 करोड़ रेस किए हैं, अब उसको ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में टाइम लगेगा। ये सारे एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल इनको कमेंसमेंट में लग जाता है। तो हर जो भी रिपोर्ट आप दोगे, फाइनेंशियल रिजल्ट दोगे, उसमें आपको यूटिलाइजेशन का स्टेटस बताना है कि अभी तक कितना यूटिलाइज हो गया, अभी तक कितना अनयूटिलाइज है जो हमारे पास पड़ा है, तो इसका डिटेल देना है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ यूटिलाइजेशन एंड अनयूटिलाइज प्रोसीड्स ऑफ द इशू एज डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट और डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट आ गया, कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर। बोलो, पहला डिटेल्स ऑफ क्या, यूटिलाइजेशन, क्या हो गया मेरे हैंडराइटिंग को यार, अनयूटिलाइज्ड प्रोसीड्स, ठीक है, जो आपके पास पड़े हैं, ठीक है, कितना खर्च हुआ, कितना बचा है। दीज डिटेल शैल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द हाफ ईयरली एंड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, अलॉन्ग विथ हाफ ईयरली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब हर हाफ ईयर में देना है, फर्स्ट हाफ ईयरली, फिर सेकेंड हाफ ईयर, और एनुअल तो सेम ही होता है, ये सब एलओडीआर में आप पढ़ोगे। हाउएवर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड शैल बी वेरीफाइड बाय अ रिपोर्ट, ठीक है, एक रिपोर्ट भी देनी है ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर का आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा टू वेरीफाई द इंटरनल ट्रैकिंग मेथड, कि इंटरनली आप कैसे ट्रैक करते हो कि जो पैसा यहां से आया था, कि पैसा मिक्स हो जाता है, बेसिकली पैसा मिक्स हो जाता है, पैसा कहीं से भी आए एक ही अकाउंट में लोग डाल देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं जो मेन अकाउंट आपका यूज होता है, तो मिक्स न करो। तो इसका मतलब आपने क्या तरीका निकाला है, वह इसका एक सेपरेट अकाउंट रहे, और जैसे एस्क्रो अकाउंट आप पढ़ते हो ना, वैसा कुछ आपने इंटरनल सिस्टम कुछ बनाया होगा, ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो ग्रीन सिक्योरिटी का पैसा है ये कहीं और यूटिलाइज गलती से भी न हो, ठीक है। एक रिपोर्ट देनी है, यूटिलाइजेशन शैल बी, ठीक है, ये जो यूटिलाइजेशन आप बता रहे हो इसको वेरीफाई भी करना है, वेरीफाइड बाय रिपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। और वो भी क्या वेरीफाई करने के लिए, इंटरनल ट्रैकिंग मेथड, और दिया हुआ है, अपन पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। एंड द एलोकेशन ऑफ द फंड्स टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, ठीक है, वही एलोकेशन कैसे करते हो कि मिक्स नहीं होना चाहिए, कैसे कहां कितना खर्च होना चाहिए, ये जो पूरा जो फंड मैनेजमेंट होता है या ट्रेजरी मैनेजमेंट होता है, ये सब आप कैसे करते हो, इसका वेरिफिकेशन प्रॉपर एक रिपोर्ट से होना चाहिए कि फंड्स मिक्स नहीं किए गए, इधर के पैसे उधर नहीं, इधर के पैसे उधर नहीं, ठीक है। एंड और एसेट फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द ग्रीन डेट सिक्योरिटी, ठीक है। तो बस इतना ही है इंटरनल ट्रैकिंग मेथड। आगे फिर है अदर एडिशनल डिस्क्लोजर, मतलब एक ही है, मेन क्या है, एक ही है, क्या कि आपको कितना यूटिलाइज हुआ है उस वक्त तक और अनयूटिलाइज कितना पड़ा है वो बताना है, और जितना भी यूटिलाइज आप बता रहे हो उसका वेरिफिकेशन बाय अ रिपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर देना है कि उसने सब वेरीफाई किया है कि हाँ बरोबर फंड्स को ये मतलब इधर का उधर नहीं करते हैं, प्रॉपरली जो आया है सेटिसाइड किया हुआ है, और ऑथराइजेशन वही इनका कोई भाई सिस्टम है प्रॉपर कि ये अकाउंट से विड्रॉ कर ही नहीं सकते जब तक कोई प्रॉपर पर्सन ऑथराइज न करे, और प्रॉपर पर्सन ऑथराइज कब करता है, जब वो प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे चेक करेगा कि ये पैसा वहीं खर्च हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और बाद में भाई उसके पूरे जो बिल्स होते हैं वो सब भी आप रखते हो, और सब प्रोजेक्ट के नाम पे ही होते हैं, सब वो अकाउंटिंग वाला ही प्रोसेस होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब ऑडिटर चेक करेगा।
फिर है एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं, हैव टू बी प्रोवाइडेड अलोंग विद द एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। अदर एडिशनल डिस्क्लोजर्स अलोंग विथ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट, हाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, एनुअल रिपोर्ट अलग है, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट के साथ आपको देना है। नंबर 1, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स और एसेट्स टू विच प्रोसीड्स ऑफ ग्रीन सिक्योरिटी, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो भी सिक्योरिटी आप रेज कर रहे हो उसका पैसा हो सकता है एक ही ग्रीन प्रोजेक्ट में हो या एक से ज्यादा भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च हुआ है, या एक प्रोजेक्ट के लिए एक से ज्यादा सिक्योरिटी भी यूज हो सकती है, इशू हो सकते हैं, तो वो भी आपको उस तरह से बताना पड़ेगा। हैव बीन एलोकेटेड, बरोबर, एक से ज्यादा होगा तभी एलोकेशन होगा। ऊपर भी वर्ड एक आया था एलोकेशन, तो एलोकेशन वर्ड समझ में आया क्यों आ रहा है, क्योंकि हो सकता है एक इशू से एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स या एक से ज्यादा एरिया में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगा रहे हो, तो एलोकेशन भी चेक करेंगे। और इन्वेस्टेड इंक्लूडिंग द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो होता है, बिल्डिंग का नाम क्या है, एरिया कितना है क्या नहीं है, वो बेसिक जो उसकी डिटेल्स होती हैं, एंड द अमाउंट डिस्बर्स, उसको कितना पैसा आपने दिया है, ठीक है। तो सिंपल है, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स और एसेट्स, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स और एसेट्स टू विच प्रोसीड्स यानी ग्रीन सिक्योरिटी के प्रोसीड्स हैज बीन एलोकेटेड और इन्वेस्टेड, ठीक है। और फिर डिटेल्स भी देनी है ऑफ प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड अमाउंट डिस्बर्स्ड, ठीक है, मतलब उसका पूरा लिस्ट भी देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट्स सेंसिटिव होते हैं, कुछ डिफेंस से रिलेटेड होंगे, या कुछ ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आईपीआर भी होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, कि हम इंटरनल सिस्टम नहीं बता सकते कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो काफी बार कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स भी होते हैं कि आप कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते एनुअल रिपोर्ट में इधर उधर, ठीक है। तो अगर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के जैसे आप कुछ बातें डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ मिनिमम डिटेल्स बस बता देनी है। एरिया बता देना है भाई, कौन से सेक्टर में, कौन से, ये जो ऊपर हमने 8-9 क्लॉजेज आपको दिए हैं, इसमें कौन से एरिया में आपका कैटेगराइजेशन आता है, एटलीस्ट इतना तो पब्लिकली आप डिस्क्लोज कर सकते हो। बाकी जो आपको रेगुलेटर्स को बताना है वो अलग है, मतलब जो भी पब्लिक डोमेन में नहीं है वो अलग है। ये जो एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जगह जगह दे रहे हो, इसमें आपको नहीं बताना है, ठीक है, अगर आपके कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स ऑलरेडी किए हुए हैं। where the confidentiality agreements limits the amount of detail, ठीक है, कि कुछ डिटेल आप नहीं दे सकते, ठीक है, that can be made available about specific projects and or assets, information shall be presented about the areas, ठीक है। फिर आप ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन मत दो, एरिया बता दो कौन से सेक्टर में आता है, बायोडाइवर्सिटी में इधर है उधर है, काई का है प्रोजेक्ट, वो बेसिक डिटेल आपको देनी है। एरियाज इन विच सच प्रोजेक्ट्स और एसेट्स फॉल इनटू, तो हमको कैटेगरी बता दो, एरिया बता दो भाई कहां ये पड़ता है, तो भी हमको चल जाएगा। इतनी मिनिमम इंफॉर्मेशन तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैं नहीं लिख रहा, अंदर का पॉइंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब ये सबसे मुद्दे की बात है कि आप कह रहे हो हमने एनर्जी कंजर्व की, अरे तो कितनी की, कुछ क्वांटिफाई तो करो। जो भी आप बेनिफिट हमको सपने दिखा रहे हो उसको एक्सप्लेन करो नंबर्स में, या एटलीस्ट क्वालिटेटिवली बताओ कि क्या होगा। मतलब ये है कि आपको जो हम फायदा दे रहे हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, या बहुत सारे जो रिलैक्सेशंस आपको दिए जा रहे हैं, आसानी से भाई आप पैसा रेज कर पाओ क्योंकि अच्छी जगह पे जा रहा है, तो हमको क्या फायदा हुआ, तो ये हमारा फायदा आपको क्वांटिफाई करके बताना है, ठीक है। ध्यान दो, क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस, ठीक है, क्वालिटेटिवली क्या इंप्रूव हुआ है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो सकता है, सोच के देखो, क्योंकि एक दो प्रोजेक्ट से आपको नहीं पता चलेगा कि वहां का क्लाइमेट बदल गया या वहां की एयर सुधर गई, ऐसा आपको नहीं पता चलेगा। मतलब आप 1-on-1 कुछ एक प्रोजेक्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स के जैसे वो हो सकता है। तो क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड वेयर फिजिबल क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस मेजर। अब ये क्वांटिटेटिव की बात कर रहा हूं कि एयर पॉल्यूशन इंडेक्स हो गया, या वेस्ट का कुछ इंडेक्स होगा, या कुछ मेजरमेंट होगा भाई कितना वेस्ट होता है या क्या होता है,
तो ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज भी होते हैं तरीके क्वांटिफिकेशन के, ठीक है, तो ये सब आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। क्वालिटेटिव इंडिकेटर एज वेल एज द क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड और एसेट्स, ठीक है। इफ द क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स इम्पैक्ट कैन नॉट बी एसर्टेन, ऑब्वियसली काफी एरियाज में ऐसा होता ही है कि आप एक प्रोजेक्ट या एक एसेट को कोरिलेट नहीं कर सकते कि यार ये बेनिफिट जो हो रहा है या जो भी ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट से हो रहा है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो काफी बार ऐसा होता है कि आप एसर्टेन नहीं कर सकते कि कितना बेनिफिट हुआ है। देन द सेड फैक्ट मे बी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, तो आप बता दो कि भैया मेजरेबल नहीं है, हमने कोशिश की मेजर करने की बट वो क्वांटिफाइबल नहीं है, इसलिए हमने नहीं बता रहे, ठीक है। अलॉन्ग विद द रीजंस फॉर नॉन एसरटेनमेंट ऑफ द बेनिफिट्स और इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो क्या प्रॉब्लम है क्वांटिफिकेशन में, उस फील्ड में क्या प्रॉब्लम है, एक प्रोजेक्ट से कैसे बेनिफिट आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रीजंस बताने पड़ेंगे कि क्यों आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। फिर है मेथड्स एंड द की अंडरलाइंग अजम्पशंस, ठीक है। ये भी बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि काफी बार अगर आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, कोई क्वालिटेटिव बेनिफिट बता रहे हो, तो आपको अज्यूम करना पड़ता है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, भाई चलो ये एरिया में एक ही प्रोजेक्ट है और कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो जो भी बेनिफिट है हमारा है, ऐसे भी आप अजम्पशंस लगा सकते हो। या भाई 4 प्रोजेक्ट्स हैं तो 1/4 हमारा होगा, या उनकी कैपेसिटी या उनका जो भी है उस रेशो में आपने बेनिफिट अपने लिए प्रपोर्शनेट ले लिया होगा। तो ये सब अजम्पशंस जो भी आप ले रहे हो ये आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। द मेथड्स, क्या मेथड से आपने क्वांटिफाई किया, एंड द की अंडरलाइंग अजम्पशंस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड द मेट्रिक्स, ठीक है। जो भी आप डेटा कैलकुलेट कर रहे हो उसमें जो भी तरीके मेथड्स यूज किए हैं, जो भी अजम्पशन लिए हैं, वो सब आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, चलो लिखते जाओ फटाफट। सॉरी, क्वालिटेटिव चलो साथ साथ में लिख रहे हो क्या, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेजर शैल बी डिस्क्लोज्ड एंड इफ नॉट क्वांटिफाइबल द फैक्ट एंड द रीजन शैल बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। और थर्ड, मेथड्स एंड की परफॉर्मेंस की अंडरलाइंग assumptions used shall be disclosed। और एक पॉइंट है, अच्छा नहीं, हाँ वो आखिरी में, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, एडिशनल कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स, ठीक है। एक है इनिशियल, एक है कंटिन्यूअल। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सेपरेट पॉइंट है ऑब्लिगेशंस, इसमें मेरे ख्याल से चार्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्लिगेशंस ऑफ द इशुअर, जनरल पॉइंट्स दिए हुए। इशुअर ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी शैल, नंबर 1, मेंटेन, ठीक है, बनाया तो था, पहले अपन ने पढ़ा था ना ऊपर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है आपका, तो बनाया तो था आपने, इशू के वक्त तो आपने दिखाया था, पर जब तक आपके इस ग्रीन सिक्योरिटी वैलिड है तब तक उसको मेंटेन भी करना है, वो प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं दिखाने के लिए लगा दिया फिर हटा दिया, क्योंकि हर प्रोसेस, हर चीज जो आप इंटरनली फॉलो करते हो उसका खर्चा लगता है। तो ये ध्यान दिया गया, ये ऑब्लिगेशन डाला गया है कि भाई सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए या लिस्टिंग कराने के लिए आपने हमको सब दिखावा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको मेंटेन भी करो, हर चीज को। मेंटेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच इट यूजेस टू डिटरमाइन द कंटिन्यूइंग एलिजिबिलिटी। इनिशियल एलिजिबिलिटी तो थी, वो तो हम चेक करेंगे, कंटिन्यूअल एलिजिबिलिटी के लिए भी वो सारी चीजें करते रहनी है जो इनिशियल आपने हमको दिखाई थी।
ठीक है, कंटिन्यूइंग एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, दिस इंक्लूड्स विदाउट लिमिटिंग अ स्टेटमेंट। ठीक है, वही विदाउट लिमिटेशन, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी चीजें हो सकती हैं। तो आपको क्या करते रहना है, स्टेटमेंट देते रहना है। जो पहला पहला पॉइंट आया था ऊपर, स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, ये आप देते रहो। ठीक है, एंड प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट्स मीट्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सेम जो ऊपर 2 पॉइंट्स थे वही नीचे दिया है कि आप ये सब करते रहो जब तक आपका प्रोजेक्ट है, जब तक आपके सिक्योरिटीज वैलिड है। Ensure that all the projects and assets funded by the proceeds of the green debt security meet the documentation objective of the green debt security। मतलब जो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन आपको की जाती है, काई के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए जो भी है, जो पढ़ा ना अपन ने, रिव्यूअर अपॉइंट कर सकते हो या एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो ये सब आपको आपने फॉलो किया है, ये चेक किया जाएगा। इंश्योर करना है कि ये सब आप करोगे। ठीक है, और लास्ट है यूटिलाइज्ड द प्रोसीड्स ओनली फॉर द स्टेटेड पर्पस एज डिस्क्लोज। ठीक है, ये सब बेसिक जनरल ऑब्लिगेशन दी गई है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करो कि पैसा वहीं पे यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो 3 ऐसे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मेंटेन करो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसमें 2 पॉइंट्स क्या है, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव का स्टेटमेंट देते रहो, और जो भी क्या बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या था कि आप एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो, उसका जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो वो भी आप डिस्क्लोज करो। फिर था कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हो और पैसा सिर्फ एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में ही लग रहा है, ये आप इंश्योर करो। ठीक है, 3 ऐसे ऑब्लिगेशन है। और फिर एक पॉइंट दिया है कि अगर कहीं आप कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल या ग्लोबली एक्सेप्टेबल तरीका यूज कर रहे हो फॉर क्वांटिफिकेशन, तो वो डिस्क्लोज करो कि हम ये जो तरीका यूज कर रहे हैं ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, कौन सी कंट्री का या कोई एसोसिएशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होगा, वो सब आपको बताना है। ठीक है, तो ये एक अलग ही पॉइंट है। An issuer of green debt security or any agent appointed by the issuer if, ठीक है, एजेंट भी अपॉइंट कर सकते हो क्वांटिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप कैसे निकालोगे, अरे आपका काम कुछ और है। क्वांटिफिकेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनको आपको हो सकता है अपॉइंट करना पड़े फॉर क्वांटिफिकेशन, तो एजेंट भी लिखा है, एनी एजेंट अपॉइंटेड बाय द इशुअर इफ फॉलोज एनी ग्लोबली acceptable standards for the issuance of green debt security including measurement of the environmental impact, identification of the projects और utilization of the proceed। जो भी 4-5 आपके बेसिक जिम्मेदारी हैं सारे लिख दिए गए, तो वो सब में कहीं भी अगर आप कोई ग्लोबल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, शैल डिस्क्लोज द सेम। बस ये बताना है कि आप बता दो कि हाँ ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ग्लोबली का क्या मतलब है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उसका डिटेल आपको देना है इन द ऑफर डॉक्यूमेंट और डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट और एंड और इन द कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर। तो हर जगह कहीं पे भी कोई भी जिम्मेदारी जो आपको दी गई है उसके लिए अगर आप कोई ग्लोबली एक्सेप्टेबल मेथड यूज कर रहे हो तो आपको बताना है। ठीक है, तो ये अलग ही पॉइंट है। तो ये है आपका ग्रीन डेट सिक्योरिटी। ठीक है, आप मेरे को मैं स्क्रीन दे देता हूं, आप लिख लो, अच्छे से लिख लो भाई, अच्छे से आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप मैंने ये तो दे ही दिया है। चलिए ये लिखो अभी फटाफट। पहला एरो है एट द टाइम ऑफ इशू, लिखो। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमारे हो गए, डे काउंटिंग कन्वेंशन और एक हमने पढ़ा ग्रीन डेट सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे।